May I come in, sir? यस कम इन। Good evening, sir. गुड इवनिंग, बैठिए। Thank you, sir. रवि कुमार सिहाग जी सर। से अपने विषय में बताएं हमें। सर मेरा नाम रवि कुमार सिहाग है। मैं राजस्थान के गांव 3 DM जिला श्रीगंगानगर का निवासी हूं। मैंने अपना ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश लिटरेचर से महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से किया है। उसके बाद से मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूं। सर मैं एक साधारण मध्यम वर्गीय कृषक परिवार से संबंधित हूं। मेरी कुछ आकांक्षाएं हैं और कुछ उपलब्धियां हैं और कुछ पर मैं काम कर रहा हूँ सर। आपकी क्या आकांक्षाएं हैं और क्या उपलब्धियां हैं, कुछ बताएंगे हमें। सर मेरी आकांक्षा है कि मैं अल्पकालिक आकांक्षा तो है कि सिविल सर्वेंट के रूप में काम करूं, और दीर्घकाली है कि मैं एक अच्छे मूल्य के प्रति प्रतिबद्ध व्यक्ति के रूप में स्मृतिशेष रहना चाहता हूं। और उपलब्धियों के तौर पर सर मैंने अपनी जो पारिवारिक जो प्रतिबद्धताएं हैं और कर्तव्य है उनको बखूबी निभाया है। साथ में मैंने अपनी पढ़ाई भी की है सर। आपने ग्रेजुएशन किया है रवि जी 2015 में, जी सर। और आज हम 2019 में आ गए हैं। उसके बाद आपने क्या किया 15 से 19 तक? सर मैंने 15 में ग्रेजुएशन करके सर 1 साल तो मैं घर पे रहा था। कुछ घरेलू कार्य होते हैं जैसे सिस्टर की शादी वगैरह, तो उसके सर जिम्मेदारी मेरे पे थी। तो वो करने के बाद में सर घर वालों ने मुझे सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करने के लिए भेजा, और उसके बाद में मैं सर 2 साल मैंने तैयारी की और 18 में अटैम्प्ट दिया था सर। लेकिन आपको लगता नहीं, आपका फॉल बैक प्लान क्या है? अगर नहीं होता है आपका सिविल सर्विसेज में चयन, तो फिर आप क्या करेंगे? सर मैं अगर सिविल सर्विसेज में पूरी मेहनत के बाद अगर चयन नहीं होता है तो सर मैं कृषि के क्षेत्र में कुछ करना चाहूँगा। जैसे मैं किसानों के लिए कुछ NGO खोलना चाहूँगा, या फिर अगर सरकार कोई लोन देती है तो मैं एक जो इंस्ट्रूमेंट है उसका पूल बैंकिंग खोलना चाहूँगा सर। आपको नहीं लगता है आपके पिताजी एक खेतिहर हैं, सालाना आमदनी 50,000 के आसपास ही है, जी सर। तो आपका ये कर्तव्य बनता था कि फाइनेंशियली आप फादर को सपोर्ट करें। आप बड़े हो गए हैं और इस मृग मरीचिका में आप पड़े हुए हैं, सिविल सर्विसेज नहीं हुआ तो? सर वैसे मुझे खुद पर इतना विश्वास तो है कि सर मैं अगर इस प्रयास में नहीं होता है तो मैं 2 अगले प्रयासों में इसको कर लूँगा। अगर नहीं होता तो सर जो भी कृषि के क्षेत्र में जितने भी नवाचार हो रहे हैं उसमें सरकार अनेक रियायतें देती है सर, और छोटे किसानों के लिए भी अनेक अवसर हैं, जैसे सूक्ष्म सिंचाई, लघु सिंचाई, या फिर अन्य जैसे पुलिंग है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसके स्तर पर मैं प्रयास करूँगा सर। आपको लगता नहीं है कि आपका सपना जो है वो बहुत ही वैरिड है, मतलब पेंडुलम की तरह है? एक तरफ आप अपने को सिविल सर्वेंट के रूप में इमेजिन कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक आप आम खेतिहर के रूप में अपने को इमेजिन कर रहे हैं। ये कैसे आप सामंजस्य रखते हैं इस दो प्रोफेशन में? सर सामंजस्य ये है कि जो सिविल सेवा है वो अत्यंत विविधता वाली सेवा है। तो इसमें सर किसानों का कल्याण भी शामिल है। तो अगर मैं इसमें जाता हूँ तो मेरा जो जो दूसरा लक्ष्य है वो भी पूरा हो जाएगा। और अगर सिविल सर्विस में जाने का मौका नहीं मिलता है तो सर दूसरे बैकअप प्लान के रूप में मैं ये करना चाहूँ। सिविल सर्विसेज की क्या विशेषताएं हैं जिन्होंने आपको आकर्षित किया? सर मैं किसान पृष्ठभूमि से हूँ, और हमारे किसानों में जितनी भी समस्याएं होती है, जैसे सर पानी की जो वाराबंदी है उससे रिलेटेड, या नहर से पानी की चोरी होती है उससे रिलेटेड, तो सर किसान लोग हैं वो कलेक्ट्रेट में जाकर ज्ञापन देते थे। तो इस कारण से मेरा आकर्षण इस सेवा में हुआ। लेकिन बाद में इसके बारे में मैंने और पढ़ा, इसके कार्यों के बारे में, विविधता के बारे में, इसके वेतन भत्तों के बारे में, तो सर मेरा आकर्षण स्वाभाविक था, और उसके बाद में मैंने सर इसके लिए तैयारी चालू की। धन्यवाद। अच्छा ये बताइए, सरदार पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? सर जैसे बिस्मार्क ने जर्मनी की जो विखंडित रियासतें थी उन्हें मिलाकर एक अखंड और एकल जर्मनी का निर्माण किया था, वैसे ही सरदार पटेल ने हमारे देश की जो रियासतें थी उन्हें मिलाकर हमारे भारत का निर्माण किया था सर। कितनी रियासतें थी? सर एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन 560 के आसपास थी सर। अच्छा, अभी सरदार पटेल क्यों न्यूज़ में है? सर उनकी मूर्ति का निर्माण कराया गया है, स्टैचू ऑफ यूनिटी का, गुजरात में। तो इस कारण न्यूज़। कहाँ पे है? गुजरात में किस जगह पर है? सर ये नर्मदा नदी के पास में है सर। कोई पहाड़ पे है क्या? किसी हिल पे है? सॉरी सर, मुझे हिल का। वहाँ पर कोई डैम भी है? सॉरी सर। कोई डैम? सर सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम है। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं, जो भाई ठीक है इससे आर्थिक विकास तो होगा, लेकिन इससे मानवीय अधिकारों का उल्लंघन होता है और साथ ही साथ पर्यावरण के खिलाफ भी है। बताइए। सर
पर्यावरण के खिलाफ तो जो तर्क है वो ये है कि जो डैम है उसके खिलाफ तर्क था कि जो डैम बनाने से जो पर्यावरण में वन भूमि का ह्रास हो जाता है, वो जलमग्न हो जाती है। तो ये प्रमुख तर्क थे। और मानवीय अधिकारों के मुद्दे पर जो आदिवासी लोग हैं सर, उन्हें भूमि से विस्थापित कर दिया गया और उनके विस्थापन का मुद्दा सर अभी तक चल रहा है। उसे पूरी तरह से सरकार द्वारा खत्म नहीं किया गया है। तो ये प्रमुख मुद्दे थे। लेकिन सर मूर्ति बनाने के पक्ष में ये है कि अगर मूर्ति बनाते हैं तो एक तो सर विश्व में हमारा जो नाम है कि भारत में सबसे बड़ी मूर्ति है, दूसरा सरदार पटेल के योगदान को देखते हुए हम ये मूर्ति बना सकते हैं, और तीसरा ये है कि सर अगर ये टूरिज्म प्लेस के रूप में डेवलप होता है तो एक तो इसकी जो टिकट है उससे आमदनी होगी, दूसरा से इसके बाहर जो एरिया डेवलप होगा उससे भी सर लोगों को रोजगार के अवसर। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्या समझते हैं आप? सर सतत विकास की परिभाषा ये है कि अगली पीढ़ी के जो जितने भी रिसोर्स हैं उनको हम खत्म किए बिना अगली पीढ़ी के एक ट्रस्टी के रूप में अगर हम रिसोर्स के लिए काम करें तो सतत विकास है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में कहा जाता है जो सस्टेनेबल डिज़ाइन नहीं है, कुछ पता है आपको? सॉरी सर, इसके बारे में तो नहीं पता है। मतलब इस स्टैच्यू को बनाने में क्या क्या कंपोनेंट्स क्या लगे, कुछ आइडिया है? सॉरी सर, वो भी आपको ध्यान में नहीं है, कोई बात नहीं। मोस्ट फेवर्ड नेशन सुना होगा आपने? जी सर, बताइए। सर मोस्ट फेवर्ड नेशन जो WTO के प्रमुख प्रिंसिपल है उसमें है कि आप किसी एक नेशन को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा नहीं दे सकते, और सबके लिए जो शुल्क हैं चाहे सीमा शुल्क हो या ट्रेड बैरियर्स जो भी हैं, टैरिफ या नॉन टैरिफ, वो एक समान रखने पड़ेंगे। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन आज भी न्यूज़ में था, कल भी न्यूज़ में था, पाकिस्तान के संदर्भ में। जी सर, बताइए सर मोस्ट फेवर्ड नेशन, इसका कुछ असर पड़ा पाकिस्तान पर मोस्ट फेवर्ड नेशन का? बहुत बड़ा असर अगर हम उम्मीद करते हैं तो वो तो नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ कुछ ये है कि पाकिस्तान से जो भारत में वस्तुएं आती है उन पर अगर हम हैवी ड्यूटी इम्पोज करते हैं। पता चला है जो 2 वस्तुओं पे 200% ड्यूटी लगाई गई है। जी सर। बताइए उसके बारे में। सर तो उन वस्तुओं की आवाजाही कम हो जाएगी। कौन सी वस्तुएं हैं? सॉरी सर, मुझे वस्तुओं, चलिए कोई बात नहीं। आपके पिता कृषि से संबंधित है। जी सर। और साथ ही अगर आप इसमें अगर सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो आप भी कृषि की ओर जा सकते हैं, जैसा अभी आपने कहा। जी सर। तो अभी अंतरिम बजट में कृषि से संबंधित क्या बातें कही गई हैं? सर 3-4 प्रावधान है। पहला तो ये है कि किसानों को सर 6,000 रुपये वार्षिक मिलेंगे, जो कि 2-2 हज़ार की 3 किस्तों में दिए जाएंगे। ठीक है। एक प्रावधान है कि जो मछली पालन और पशुपालन है उसके लिए अलग कोष सृजित किया जाएगा ताकि इनको भी हम किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू ऋण व्यवस्था से जोड़ सकें। तीसरा सर जो कामधेनु बोर्ड की स्थापना की जाएगी, तो उसके थ्रू सर जो देसी गाय हैं उनका नस्ल संवर्धन किया जाएगा जो किसानों के लिए। अच्छा, किन किसानों को ये 6,000 दी जाएगी? कोई इसके लिए शर्त है क्या, कंडीशन है? सर जिनकी भूमि 2 हेक्टेयर से कम है, जिनके पास कृषि भूमि, उन्हें दी जाएगी। तो राजस्थान में 2 हेक्टेयर का अर्थ क्या हुआ? कितना एकड़ हुआ है, कितना बीघा हुआ? सर 8 बीघा 2 हेक्टेयर का अर्थ होता है 10,000 वर्ग मीटर होता है सर 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर 10,000। तो आपके पास कितना है? सर 10 बीघा जमीन है हमारे पास। आपके पास यानी 2 हेक्टेयर के अंदर है आप? 2 हेक्टेयर से ऊपर है सर हम। तो यानी आपको इससे फ़ायदा नहीं, आपके पिताजी को फ़ायदा नहीं है? नहीं सर। चलिए मुझे एक अंतिम सवाल का जवाब दीजिए। राजस्थान में औरतों की शिक्षा के लिए क्या कौन कौन से विद्यालय और विश्वविद्यालय हैं जो कि बहुत प्रख्यात है? सर एक तो वनस्थली विद्यापीठ है टोंक में, जो बालिका शिक्षा के लिए बहुत विख्यात है। इसमें सर खेल कूद पर भी उतना ही फोकस दिया जाता है जितना बालिकाओं की शिक्षा पर है। उसके अलावा सर मोदी यूनिवर्सिटी है जो लक्ष्मणगढ़ में है, वो भी बालिकाओं की शिक्षा के लिए बहुत फेमस है सर। और कोई? सर अभी मैं 2 ही रिकॉल कर पा रहा हूँ। 2 ही रिकॉल कर। चलिए थैंक यू। रवि, अभी आपके इस डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म से जो जानकारी मैं ले पा रहा हूँ वो ये कि आप एक कम जोत वाले ही किसान हैं आमतौर पर, केवल 50,000 रुपये वार्षिक आपने आय लिखी है, और बड़े पैमाने पर खेती का फेमिनाइजेशन पूरी दुनिया में हुआ है, राजस्थान में भी हुआ है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपकी माताजी भी इस खेती में सहायता करती ही होंगी। फिर आपने इस राशि को केवल पिता की आय क्यों बताया है, माताजी की आय को क्यों नहीं शामिल किया? सर ये गलती तो हुई है मुझसे कि मम्मी का भी बहुत योगदान रहता है खेती में, और मैं लिख नहीं पाया सर। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ऐसा कई आवेदनकर्ताओं से होता है। मैं एक ईमानदार आकलन चाहता हूँ कि ऐसा करते समय हमारे मस्तिष्क के
पिछले हिस्से में क्या चल रहा होता है? हम क्यों अक्सर अपने परिवार की स्त्रियों के महत्व को, ऐसा नहीं कि हमारी मंशा ऐसी होती है, लेकिन हम अक्सर दर्ज करने में चूक जाते हैं। क्या हमारे अंदर एक पितृसत्ता होती है? हाँ बिल्कुल सर, अगर ईमानदार मूल्यांकन करें तो इस बात से नकारा नहीं जा सकता। हम सभी सर पितृसत्तात्मक ढांचे के अंदर जकड़े हुए हैं और इससे 100% मुक्त हो पाना बहुत ही मुश्किल काम है। और दूसरा ये है कि महिलाओं की जो कार्य है उसे सर हम जीडीपी के अंदर भी नहीं आंकते हैं। जो भी वो घरेलू कार्य करती है या कृषि में योगदान करती है उसे जीडीपी कैलकुलेशन में भी नहीं आंका जाता है। और जो घर की आय होती है वो भी सामान्यतः किसान परिवार के लिए पिता की आय होती है सर, ये मुख्य कारण। ठीक बात है। रवि, ये बताइए कि हाल में 16वीं लोकसभा समाप्त हुई है। जी सर। अगर हम विधायी कार्य की दृष्टि से देखें तो इस 16वीं लोकसभा की क्या प्रमुख उपलब्धियां थीं और क्या प्रमुख निराशाएं हैं? अगर आप 3 उपलब्धि और 3 निराशाएं बता देंगे तो मेरे लिए पर्याप्त होगा। सर उपलब्धि के स्तर पर तो सर एक तो जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन है, वो 16वीं लोकसभा ने किया है। दूसरा सर अगर कार्य की बात करें तो पिछली लोकसभा से, हालांकि ओवरऑल कार्य को अच्छा नहीं आ सकता, लेकिन पिछली लोकसभा से इसने अच्छा कार्य किया। 83% विधेयक पारित किए हैं। और तीसरा सर कोई बात नहीं, ऐसी कौन सी प्रमुख निराशाएं हैं जो विधायी अपेक्षाएं थी लेकिन ये लोकसभा पूरी नहीं कर सकी? सर एक तो महिला आरक्षण विधेयक था, वो लोकसभा पास नहीं कर पाई, क्योंकि सर महिलाओं का लोकसभा में प्रतिनिधित्व देखते हुए मैं इसे एक आवश्यक मानता हूं कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए। दूसरा सर जो नागरिकता बिल है, इसके संदर्भ में जो जितने भी वाद विवाद थे उनको ये पूरा नहीं कर पाई है, क्योंकि राज्यों को भी संतुष्ट नहीं किया है। और तीसरा कोई बात नहीं। रवि, अभी मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था जब सरदार पटेल की मूर्ति की बात हो रही थी। हमारे देश में सरदार पटेल की बहुत बड़ी मूर्ति लगाई गई है, अच्छी बात है। एक अन्य भारतीय और दरअसल एक गुजराती, महात्मा गांधी की मूर्ति हाल के कुछ समय में एक अफ्रीकी देश में गिराई जा रही है। वहाँ एक पूरा घाना में, अगर आपको याद हो, कि गांधी मस्ट फॉल करके एक पूरा आंदोलन चला और अंततः मूर्ति हटा दी गई। क्यों गांधी जी की मूर्ति से घाना के लोगों को आपत्ति थी और वे, आपको क्या लगता है, क्या ये आपत्ति सही थी? सॉरी सर, मुझे इसके बारे में पता नहीं है, मैं पढ़ूंगा जाके। चलिए कोई बात नहीं। सोशल मीडिया पसंद करते हैं आप, आपने साक्षात्कार की भाषा हिंदी रखी है। मैं प्रिज्यूम करता हूँ कि आप हिंदी में ही सोशल मीडिया में पार्टिसिपेट करते होंगे, फेसबुक पर, ट्विटर पर, जहाँ पर भी आप हैं। सर मैं इंग्लिश में पार्टिसिपेट। आप अंग्रेजी में करते हैं? जी सर। हिंदी में सोशल मीडिया में भागीदारी करने में क्या क्या तकनीकी दिक्कतें? सर तकनीकी दिक्कतों की अगर बात करें तो सबसे बड़ी समस्या सर टाइपिंग में आती है। हालांकि सर अभी जो गूगल के जितने भी ऐप्स आ रहे हैं, जैसे गूगल ट्रांसलिटरेशन है, उनसे सर टाइपिंग की समस्या काफ़ी हद तक हल हो रही है। तो लेकिन काफ़ी लोगों को इसके बारे में जागरूकता भी नहीं है। दूसरा सर हिंदी के अंदर जो टाइपिंग करते हैं तो इंग्लिश टू हिंदी अगर हम टाइप करें तो जो कई शब्द होते हैं, जैसे अण होता है या अड़ होता है, तो उनका टाइपिंग आसान नहीं होती है। तो ये मुख्य समस्या हिंदी के अंदर है सर। आप हिंदी में क्यों नहीं करना पसंद करते हैं? आपको तो इन तकनीकी दिक्कतों के बारे से भी पार पाना आता है। सर इसका कोई ख़ास वजह तो नहीं है, लेकिन सर पहले से इंग्लिश में कर रहा था, तो हालांकि हिंदी में करता हूँ लेकिन उतना यूजुअली नहीं करता, और इंग्लिश में सर मैं ज़्यादा सहज महसूस करता हूँ, इसलिए। थैंक यू। जी सर। रवि, जी आपका विषय हिंदी साहित्य है ना? जी सर। मुझे एक कविता याद आ रही है जिसमें कहते हैं कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। साहित्यकार के बारे में ऐसा अक्सर कहते हैं। तो कौन सी जगह है जहाँ कवि पहुँचते पर रवि नहीं पहुँच पाता? कुछ ऐसी कल्पनाएं करके बताइए, उदाहरण दे के बताइए कि जैसे यहाँ कवि पहुँच गया और यहाँ रवि नहीं पहुँच पाया था। सर एक प्रेमचंद जी की कोटेशन है कि साहित्य, इतिहास और साहित्य के संबंधों पे उन्होंने कहा है कि इतिहास में तिथियां और घटनाएं सत्य होती है, बाकी सब असत्य है, लेकिन साहित्य में तिथियां और घटनाएं असत्य होती है, बाकी सब सत्य है। तो जो एक साहित्यकार होता है वो दूसरे के पर काया प्रवेश करता है सर। उसके मानवीय जो भाव हैं उनके अंदर प्रवेश करके वो व्यक्ति अमुक समय पर क्या सोच रहा होगा, इस बारे में वो विस्तार से लिखता है। तो ऐसा कीजिए ना, हिंदी साहित्य में कोई रचनाओं के एग्जाम्पल लेके मुझे बताइए कि सर इस रचना में लेखक ने ये बात कही है, यहाँ तक रवि भी नहीं पहुँच पाता पर कवि पहुँच गया। सर आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश जी का नाटक है, उसके बारे में सर उन्होंने कालिदास के बारे में लिखा है कि कालिदास किस प्रकार सत्ता के साथ द्वंद्व करते हुए सत्ता के लालच के आगे झुक जाता है। तो ऐसा सर इतिहास में तो नहीं है, लेकिन उन्होंने
अपनी कल्पना से उसे इतना यथार्थवादी बनाया है कि वो सत्य प्रतीत होने लगता है। तो यहाँ तक सर रवि नहीं पहुँच सकता जो कवि ने करके दिखाया। एक ही बताएंगे, एक आध कोई और भी सोच पाएंगे? सर जो प्रेमचंद जी का उपन्यास है गोदान, उसमें सर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के जो वर्गगत चरित्र को उभारा है, या ग्रामीण समाज की जो सूक्ष्म जो समस्याएं हैं उनका जिस तरीके से विवेचन किया है, वो भी सर बहुत ही शानदार है। एक परिभाषा साहित्य की आती है कि साहित्य समाज का दर्पण है। जी सर। मुझे ऐसा लगता है कि परिभाषा बहुत ही नाकाफी सी है, अपर्याप्त सी परिभाषा है। इस परिभाषा में क्या दिक्कतें हैं और इसको अगर ठीक करना चाहें तो हम कैसे ठीक कर सकते हैं, और अगर आपको ठीक लगती है तो जस्टिफाई कर दीजिए कि ठीक ही है। सर मुझे ये परिभाषा ठीक लगती है सर, क्योंकि सर समाज में जितनी भी जो भी चीज़ें चल रही होती है, अगर हम और किसी भी जैसे विषय को देखें तो उतना नहीं उकेर पाता जितना साहित्य उकेर पाता है। लेकिन समाज का दर्पण तो अखबार भी है और साहित्य भी है और टीवी का न्यूज़ प्रोग्राम भी है, सोशल मीडिया भी है, तो साहित्य कैसे अलग हुआ इन सब से? जैसे मैं कहूँ कि सोशल मीडिया समाज का दर्पण है, फिल्में समाज का दर्पण है, अखबार समाज का दर्पण है, सारी बातें ठीक हैं। साहित्य समाज का दर्पण है, ये तो रिपीटेशन हुआ। तो साहित्य में इन सब से कुछ तो भिन्न होगा। अच्छा, आप मुझे बताइए कि अखबार और साहित्य में क्या अंतर है? दोनों समाज के दर्पण हैं, लेकिन तभी दोनों में अंतर तो होगा ही। क्या अंतर है दोनों में? सर एक अंतर तो मैं जो सोच पा रहा हूँ वो ये है कि साहित्य में सर कल्पनाओं का प्रयोग हम करते हैं, और जो सोच विचार करके किसी मनुष्य के मन में बैठने की जो क्षमता होती है वो साहित्यकार की अधिक होती है। अखबारों में भी सर जो तथ्य हैं उनका अधिक विश्लेषण किया जाता है, मनस्थितियों का कम विश्लेषण किया जाता है सर। तो मनस्थितियों का विश्लेषण जहाँ होगा वहाँ साहित्य होगा। तो साहित्य अखबार की तुलना में समाज का ज़्यादा अच्छा दर्पण है या उसकी तुलना में कमज़ोर दर्पण है, या भिन्न प्रकार का दर्पण है? सर वो साहित्य भी निर्भर करता है कि वो किस प्रकार का है। जैसे अगर नागार्जुन की कविताओं की बात की जाए तो सर उसके बारे में नामवर सिंह ने कहा है कि तुलसीदास के बाद में नागार्जुन जी ऐसे कवि हैं कि उनकी रचनाएं हैं वो कवि संगोष्ठियों से लेकर गांव की चौपालों तक है। तो ऐसी कविताएं, अगर ऐसे कवि हैं तो निश्चित रूप से समाज का दर्पण अखबारों से भी अधिक मुझे लगते हैं। लेकिन अगर कोई कवि है जो कला को अधिक, जैसे सर शास्त्रवादी है या शिल्पवादी हैं, तो उनकी सर समाज के बारे में वो लिखते बहुत अच्छा हैं, लेकिन समाज तक उनकी जो समावेशन है वो उतना अच्छा नहीं हो पाता। आप लोकल डायलेक्ट्स बोलना पसंद करते हैं, बोलियां बोलना पसंद करते हैं? जी सर। और बोलियों में तो मुहावरे, लोकोक्तियाँ बहुत ज़्यादा होते हैं। जी सर। अभी आपने पितृसत्ता की बात की। जी सर। ऐसा कहा जाता है कि लोक भाषा में, मुहावरों में, लोकोक्तियों में अक्सर सोशल बाइसेस खुल के सामने आती हैं। बिल्कुल सर। जैसे महिलाओं के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, अश्वेतों के खिलाफ जितनी कहावतें होंगी उतनी कहावतें पुरुषों के खिलाफ नहीं होंगी, ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं होंगी, या ऊंची जातियों के खिलाफ नहीं होंगी। जी सर। तो ऐसी 5 मुहावरे या लोकोक्तियाँ बताइए किसी भी भाषा की, हिंदी की डायलेक्ट की, जो सीधे सीधे आपको लगता है कि पैट्रियार्की से भरी हैं या किसी और सामाजिक वर्ग की प्रभुत्व की भावना से भरी हुई हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। जी सर। इसमें तेली को लाने की क्या ज़रूरत थी? तेली एक जाति है जो निम्न कही जाती है, तो तुलना करते हुए उसे कमज़ोर बताने की क्या ज़रूरत थी? तो ऐसी कुछ और कहावतें बताइए जिससे पता लगे कि जो लोक भाषा है, डायलेक्ट्स हैं, मुहावरे हैं, कैसे वो सोशल डिस्क्रिमिनेशन को जस्टिफाई करते हैं। सर एक तो है कि जोरू ज़मीन जोर का नहीं तो किसी और का। ठीक है। एक है सर कि भंगी की पहुंच नाली तक। ठीक है। और उसके अलावा सर तीसरा है कि नीच जात लतियाए अच्छा। और चौथा है कि कहने से कुम्हार गधे नहीं चढ़ता।